Renegade Immortal, Chapter 568. Hello! Welcome back to my channel, Books with AR. Sky Demon City. ये स्काई डीमन कंट्री के शुमाली हिस्से में वाक़ है। इसके गिर्द लातादाद पहाड़ हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई आसमान से देखे तो ये पहाड़ शहर के गिर्द घूमने वाले 9 ड्रैगन्स की शक्ल बनाते हुए लगते हैं। 9 ड्रैगन्स के सर एक खुफिया झील की तरफ इशारा करते हैं। इसे ड्रैगन लेक कहा जाता है। स्काई डीमन कंट्री की मुक़द्दस अलामत एंशंट डीमन टेम्पल इसी ड्रैगन लेक के अंदर है। ड्रैगन लेक की बहुत सख्त हिफाजत की जाती है। स्काई डीमन सिटी ड्रैगन लेक के सामने है। ज्यादा दुरुस्त तौर पर यह शहर 9 शहरों से बना है जिनका साइज एंशंट डीमन सिटी जैसा ही है। 9 शहर मरकज में मौजूद शाही महल के साथ 8 डिविनेटोरी ट्राइग्राम बनाते हैं। शाही महल के गिर्द एक दरिया है जिस पर 8 पुल है जो हर एक 8 शहरों से जुड़ता है। शाही महल वो जगह है जहां डीमन एम्परर रहता है और ये नफीस पवेलियन से भरा हुआ है। बाकी 8 शहर भी मुनफरिद हैं और उनके अपने स्टाइल्स हैं। सुबह सवेरे का वक्त है और पूरा स्काई डीमन सिटी एक हल्की सब्ज धुंध में लिपटा हुआ है जो ड्रैगन माउंटेन रेंजेस से आती है। डीमन एम्परर इसे ड्रैगन एनर्जी कहता है और इस एनर्जी की कल्टिवेशन को बढ़ा सकती है। पूरा स्काई डीमन सिटी एक बड़े मॉन्स्टर की तरह है। जैसे जैसे सब्ज धुंध आहिस्ता आहिस्ता गायब होती है, लोगों के जागने की आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे विशाल दरिंदा भी आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा हो। स्काई डीमन सिटी के बाहर 18 ट्रांसफर अरेज हैं और डीमन सोल्जर्स साल भर उनकी हिफाजत करते हैं। इन 18 ट्रांसफर अरेज में से 8 आम शहरों जैसे ताजरों के लिए हर जगह सफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी 10 सिर्फ वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका रुतबा ऊंचा हो। तबकात के दरमियान बहुत वाज़ेह फ़र्क है। 14th ट्रांसफ़र अरे सिर्फ डीमन जनरल्स के इस्तेमाल के लिए है। हर बार जब ये एक्टिवेट होता है तो एक डीमन जनरल नमूदार होता है। एक डीमन जनरल को स्काई डीमन सिटी में ताकतवर समझा जाता है। वो जो बड़ी मिकदार में फौजों और हैरान कुन स्पेल्स को कंट्रोल करता है। इस लम्हे 14th ट्रांसफर अरे के बाहर मौजूद डीमन सोल्जर्स में वाज़ेह तौर पर एक डीमन सोल्जर था जिसके कंधों पर दूसरों से ज्यादा लकीरें थीं। इस सिपाही ने अपने कंधे ढीले किए और अपना हथियार नीचे रख दिया। फिर उसने अपना हेलमेट उतारा, उस पर बैठ गया, मुड़ा और चिल्लाया, एर गो, इधर आओ और मेरे कंधे दबाओ। उसके चिल्लाने के बाद सिपाहियों में से एक तेजी से बाहर भागा। उसने तेजी से उस शख्स के पीछे आते हुए होशियार चेहरा बनाया और दबाना शुरू किया। उसने पूछा, कैप्टन, क्या मेरा जोर ठीक है? कैप्टन ने अपने कंधे हिलाए और मुस्कुराया। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम बच्चों में तुम्हारा जोर पर सबसे अच्छा कंट्रोल है। कैप्टन, आमतौर पर यह ट्रांसफर अरे महीने में बमुश्किल एक बार खुलता है। हाल ही में ये इतनी बार क्यों खुला है? लगता है बहुत से डीमन जनरल्स यहाँ आ रहे हैं। एयरगो ने वो सवाल पूछने का मौका लिया जो उसे काफी देर से परेशान कर रहा था। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे ही कैप्टन ने ये कहा, गार्ड सब फौरन करीब आ गए। जाहिर है वो सब भी जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तुम सब पिछले 100 सालों के नए रिक्रूट्स हो, इसलिए ये अजीब नहीं है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। हर 300 साल बाद डीमन जनरल्स के दरमियान एक बड़ा मुकाबला होता है और डीमन एम्परर खुद इसमें शिरकत करता है। इनाम कभी-कभी डिमोनिक ट्रेजर्स या डिमोनिक स्पेल्स होता है। ताहम इस बार मुकाबले का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि 200 साल पहले हमें फायर डीमन कंट्री के खिलाफ भारी नुकसानात उठाने पड़े थे, जिनमें 2 वाइस कमांडर इन चीफ्स भी शामिल थे। यही वजह है कि डीमन एम्परर इस मुकाबले में 2 नए वाइस कमांडर इन चीफ्स चुनेगा। ये कहने के बाद आसपास के तमाम डीमन सोल्जर्स की आंखें फैल गईं और उनके चेहरे सदमे से भर गए। अगरचे डीमन जनरल्स और वाइस कमांडर इन चीफ्स के दरमियान सिर्फ आधे रैंक का फर्क था, लेकिन ये खला पार करना तकरीबन नामुमकिन था। उन लातादाद सालों में जब से स्काई डीमन कंट्री वजूद में आया है, सिर्फ 8 कमांडर इन चीफ्स और 8 वाइस कमांडर इन चीफ्स हुए हैं, जबकि सैकड़ों डीमन जनरल्स हुए हैं।
एक सो कॉल्ड वाइस कमांडर इन चीफ का मददगार नहीं होता, बल्कि कमांडर इन चीफ के ओहदे के लिए अगला शख्स होता है। सिर्फ वाइस कमांडर इन चीफ ही कमांडर इन चीफ को ओहदे के लिए चैलेंज कर सकता है। स्काई डीमन कंट्री में जब कमांडर इन चीफ मर जाता है तो वाइस कमांडर इन चीफ ओहदा संभालता है। कमांडर इन चीफ बनने का पहला कदम यही है, वाइस कमांडर इन चीफ बनना। आसपास के डीमन सोल्जर्स के चेहरों पर सदमे देखकर कैप्टन को बहुत फख्र महसूस हुआ। उसने खांसा और कहा, यही वजह है कि पहले मगरूर डीमन जनरल्स सब यहाँ आए हैं। ये मामला इतना अहम है कि वो जो असल में शिरकत करने का इरादा नहीं भी रखते थे, सब आ रहे हैं। 14वां ट्रांसफर अरे जिसकी हम हिफाजत करते हैं, वो सिर्फ डीमन जनरल्स के लिए है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से ये इतना मसरूफ है। कंधे दबाने वाले डीमन सोल्जर ने कहा, कैप्टन, आपको क्या लगता है कि कौन सा लॉर्ड डीमन जनरल जीतेगा? ये कहना आसान नहीं है। किसी को डीमन जनरल बनने के लिए उनके पास ताकतवर स्पेल्स होने चाहिए, लेकिन स्पेल्स में भी ताकत का फर्क होता है। मेरा मानना है कि लॉर्ड मोफी, जिनके पास फायर डीमन कंट्री के साथ वाला शहर है, टॉप 3 में आ सकते हैं। इसके अलावा एंशिएंट डीमन सिटी के लॉर्ड मोली हाई भी हैं। उनकी कल्टिवेशन भी डीमन जनरल्स में ऊंची समझी जाती है। इस पॉइंट पर पहुंचकर उनका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वो फौरन खड़े हो गए और हेलमेट हवा में उड़कर उनके सर पर आ गिरा। फिर उनका हाथ आगे बढ़ा और उनका हथियार उनके हाथ में उड़कर आ गया। उन्होंने ये तकरीबन एक पल में किया। डीमन सोल्जर्स सब पहले ही अपने कैप्टन की हरकतों के आदी थे। इस वक्त उनके हुक्म के बगैर भी वो सब सीधे खड़े थे और सामने देख रहे थे। ठीक इसी लम्हे ट्रांसफर अरे के ऊपर रोशनी के हल्के नमूदार हुए और उससे डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का धमाका हुआ। फिर 2 साए आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर अरे के अंदर नमूदार हुए और जैसे ही वो नमूदार हुए, उन्होंने हर एक ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो दोनों ठीक एक ही वक्त में ट्रांसफर अरे से बाहर निकले। मो लिहाई ने अपने सामने दारुल हुकूमत को देखा जब उसने एक गहरी सांस ली और अपने पीछे वाले शख्स से कहा, ब्रदर वैंग, मुझे दारुल हुकूमत वापस आए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। वैंगलिन ने अपने सामने विशाल शहर को देखा। अगरचे ये बड़ा था, लेकिन ये वैंगलिन की तवक्का के मुताबिक था। आखिरकार ये स्काई डीमन कंट्री का दारुल हुकूमत था। सलाम जनरल मो। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, बाहर मौजूद डीमन सोल्जर्स ने फौरन उन्हें सलाम किया। मो लिहाई ने हल्का सा सर हिलाया और वैंगलिन को देखकर मुस्कुराया, ब्रदर वैंग, इस तरफ। इसके साथ उसने एक कदम उठाया और तेजी से मशरकी दरवाजे की तरफ बढ़ा। वैंगलिन ने तेजी से पीछा किया और वो दोनों फासले में गायब हो गए। उन दोनों के जाने के बाद कैप्टन ने राहत की सांस ली। उसके पास वाले डीमन सोल्जर ने सरगोशी की, कैप्टन, वो शख्स कौन है जिसे डीमन जनरल अपने साथ लाए हैं? इस दौरान बहुत से डीमन जनरल्स अपने साथ अजनबियों को लाए थे। कैप्टन ने डीमन सोल्जर को घूरा और कहा, डीमन जनरल्स के दरमियान मुकाबला इस बार तमाम डीमन जनरल्स के लिए बहुत अहम है, इसलिए वो कुदरती तौर पर मदद तलाश करेंगे। इस शख्स को जनरल मो ने चुना है, तो इसमें ज़रूर कुछ खास बात होगी, इसलिए बेहतर है कि तुम लोग इस बारे में ज़्यादा न सोचो। उसने उस सिमत देखा जहां वैंगलिन और मो लिहाई गए थे और सोचा, उस शख्स को मो लिहाई ने पहचाना था और इस ट्रांसफर अरे का इस्तेमाल करके लाया गया था, इसलिए उसकी कल्टिवेशन मामूली नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मो लिहाई उसके साथ जिस तरह एहतराम से पेश आ रहा था, ये शख्स यकीनन मामूली नहीं है। मो लिहाई एक डीमन जनरल था, इसलिए मशरिकी दरवाजे पर मौजूद सिपाही उसे देखकर इंतहाई एहतराम से पेश आए। उन्होंने उन्हें शहर में दाखिल किया और फिर एहतराम से अपनी पोस्ट पर वापस चले गए। मो लिहाई ने वैंगलिन को देखा और मुखलिसाना अंदाज में कहा, ब्रदर वैंग, स्काई डीमन सिटी में मुख्तलिफ ताकतें बहुत बिखरी हुई हैं, खास तौर पर तमाम डीमन जनरल्स के जमा होने के साथ। आपके लिए बेहतर होगा कि आप शहर में न रहें और इसके बजाय मेरे साथ मेरी हवेली चलें। कैसा रहेगा? मशरिकी दरवाजे से 2 शहर जुड़े हुए थे। पहला ज्वान सिटी था और दूसरा होंग सिटी था। मो लिहाई ने कहा, स्काई डीमन सिटी के कुल 8 बैरूनी शहर हैं और वो 8 बैरूनी शहर अंदरूनी और बैरूनी रिंग्स में तकसीम है। स्काई, अर्थ, ज्वान और येलो 4 अंदरूनी शहर हैं, जबकि यूनिवर्स, इटर्निटी, होंग और डेजलेट बैरूनी शहर हैं। अंदरूनी शहर शहरी अदालती अफसरों के लिए हैं और बैरूनी शहर फौज के लिए हैं। रुतबे की बुनियाद पर मजीद फ़र्क भी है। मैं होंग सिटी में रहता हूँ। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा और सर हिलाया, मैं ब्रदर मो की बात सुनूंगा। मो लिहाई हल्का सा मुस्कुराया और वैंगलिन को देखकर सर हिलाया। फिर वो आगे बढ़ा और उनके सामने 1000 फीट दूर रास्ते में एक मोड़ था। बाएं रास्ता ज्वान सिटी की तरफ जाता था और दाएं होंग सिटी की तरफ।
वैंगलिन ने मो लिहाई की रहनुमाई की पैरवी की और शहर से गुजरा। ये होंग सिटी बहुत खुशहाल था, जहां बहुत सी दुकानें और लोग थे। गलियां बहुत पुररौनक थीं, जैसे लोग आ जा रहे हों। सड़क बहुत चौड़ी थी, लेकिन हजूम दोनों अतराफ में जमा था, जिससे दरमियान में सड़क के साइज का 1/3 हिस्सा खुला रह गया था। दरमियान में खड़े होने से आप फासले में सड़क को दूर तक देख सकते थे। मो लिहाई ने वैंगलिन की नज़र खुलाई पर पड़ते देखा तो वो मुस्कुराए और वजाहत की, ये सड़क फौजी सड़क है, इसलिए आम लोगों को वहां चलने की इजाजत नहीं है। ठीक इसी लम्हे फासले से फौजी सड़क से दहाड़े आईं और जल्द ही काले घोड़ों का एक ग्रुप तेजी से करीब आया। वैंगलिन ने अपना डिवाइन सेंस फैलाया और कुल 19 घोड़े पाए। हर एक पर ब्लैक आर्मर्ड सोल्जर बैठा था, जिनकी कल्टीवेशन तकरीबन सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के बराबर थी। उनके जिस्मों से निकलने वाली डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी पुरअसर तरीके से एक साथ मिली हुई थी। उनके ऊपर आसमान में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी और इसने एक विशाल दरिंदे का धुंधला साया बनाया हुआ था। वो 19 सीधा वैंगलिन और मो लिहाई की तरफ बढ़े। वैंगलिन ने मो लिहाई को देखा और पाया कि अगरचे मो लिहाई का एक्सप्रेशन संजीदा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कुराहट थी। वो 19 उनसे तकरीबन 1 दर्जन या उससे कुछ ज्यादा फीट दूर रुके। फिर वो सब अपने घोड़ों से उतरे, एक कदम आगे बढ़ाया, घुटने टेके और जोर से कहा, सलाम जनरल मो। मो लिहाई हंसा, फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम सब उठ जाओ, ये शख्स मेरा अच्छा दोस्त है, वाइस जनरल वैंग। मुस्तकबिल में जब तुम इन्हें देखो तो ये मुझसे मिलने जैसा ही है। वो 19 बिना किसी हिचकिचाहट के वैंगलिन की तरफ मुड़े और कहा, सलाम वाइस जनरल। वैंगलिन ने हल्का सा सर हिलाया। इन 19 लोगों की आवाज़ों और उनके बनाए गए मंजर ने सबकी तवज्जो खींच ली। उनके चेहरे सदमे से भर गए और वो बहुत दूर पीछे हट गए। ब्रदर वैंग, मेरी हवेली तक मेरे साथ आओ, मैं लोगों से हमारे लिए अच्छी शराब तैयार करवाऊंगा, तो चलो कुछ पीते हैं। मो लिहाई ने जंगली घोड़ों में से एक पर छलांग लगा दी। वैंगलिन ने भी एक जंगली घोड़े पर छलांग लगाई और हंसा, क्या ये अच्छी शराब है? बिल्कुल, ये अच्छी शराब है। मो लिहाई और वैंगलिन ने हंसने से पहले एक दूसरे को देखा। फिर वो दोनों एक साथ निकल गए, ना तो एक दूसरे के आगे और ना ही पीछे। 19 लोग और बाकी 17 जंगली घोड़े उनके पीछे चले। जैसे ही लोगों का ग्रुप फौजी सड़क पर चला, फासले से अचानक घोड़ों की आवाजें आईं। मो लिहाई का एक्सप्रेशन गहरा हो गया और धीमा होने के बजाय वो और भी तेजी से चला। वैंगलिन की आंखें रोशन हुई। उन्होंने एक वाकिफकार को देखा। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 569। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। जैसे ही उनके सामने फौजी सड़क से घोड़ों की आवाजें करीब आईं, 10 से ज्यादा जंगली घोड़ों की एक टीम उनकी तरफ बढ़ी। जंगली घोड़ों के इस ग्रुप के सामने 2 लोग थे। उनमें से एक ने नीला आर्मर पहना हुआ था और उसके पर्पल लहरते हुए बाल थे, जो उसके डिमोनिक चेहरे को जाहिर कर रहे थे। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि इसमें एक डिमोनिक एहसास था। ताहम उसके चेहरे के दाईं तरफ एक जख्म का निशान था, जिसने उसकी मजमूई शक्ल को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था। खूबसूरती का औरा गायब हो गया और उसकी जगह एक वहशी और बुरे औरे ने ले ली। जख्म वाले आदमी के पास वाले जंगली घोड़े पर एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा पतला और जर्द था, लेकिन उसकी आंखें रोशन थी। जब उसने वैंगलिन को जंगली घोड़े पर सवार देखा तो उसकी आंखों ने एक पुरस्रार रोशनी जाहिर की। लोगों के दोनों ग्रुप्स ने बिल्कुल सुस्त रवि नहीं दिखाई और सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़े। दोनों ग्रुप्स 2 डिमोनिक बीस्ट की तरह थे, जो बेरहमी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। जख्म वाले बुरे शख्स ने मोली हाई को घूरा। उसकी आंखों में मोली हाई के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इस लम्हे ऐसा लग रहा था कि जमीन खुद कांप रही है और दोनों अतराफ करीब से करीब तर होती गईं। ठीक उस लम्हे जब वो टकराने वाले थे, मोली हाई हंसा, फिर उसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और एक मुक्का मारा। ये मुक्का गरजती हुई हवा की तरह हिला, जो हर चीज को फना में बदल सकता था, और ये सीधा बदसूरत आदमी की तरफ उड़ा। वो बदसूरत आदमी के करीब पहुंचने से पहले ही साउंड बैरियर के टूटने की आवाज सुन सकते थे, और इस मुक्के के अंदर एक ताकतवर फिस्ट इंटेंट नमूदार हुआ। बदसूरत आदमी का एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने अपना दाया हाथ उठाया और अपनी शहादत की उंगली से आगे इशारा किया। फिर उसने तेजी से अपनी दरमियानी उंगली से आगे इशारा किया और एक झटके में उसने अपनी 5 उंगलियों के साथ यही किया। फिर उसकी 5 उंगलियों की नोकें एक साथ जमा होकर एक कोन की शक्ल में बन गई और एक साथ आगे इशारा किया। दोनों तरफ से अचानक एक हल्की दबी हुई आवाज आई। फिर उन दोनों से एक लहर फैली। लहर ताहम सिर्फ 30 फीट तक फैली और फौजी सड़क के किनारे पर गायब हो गई, इसलिए इसने किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन दोनों को अपनी ताकत पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखना था, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि शॉकवेव जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हो। बदसूरत आदमी का जिस्म हिला जब उसके नीचे वाले जंगली घोड़े ने दर्दनाक चीख मारी, क्योंकि उसकी चारों टांगें टूट गई थीं। फिर घोड़े का जिस्म फट गया, इसलिए बदसूरत आदमी को 3 कदम पीछे हटना पड़ा और उन 3 कदमों में से हर एक ने जमीन को हिला दिया।
उस शख्स ने मोलीहाई को घूरा और कहा, 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट। मोलीहाई का जिस्म भी लर्जा और वो भी अपने जंगली घोड़े के साथ पीछे हटने लगा। वैंगलिन की आंखें रोशन हो गईं जब उसने अपना दाया हाथ उठाया और मोलीहाई की तरफ इशारा किया। वैंगलिन का ताकत का इस्तेमाल बहुत पेचीदा था और मोलीहाई के लिए बहुत सी ताकत को खत्म करने के काबिल था। मोलीहाई ने एक गहरी सांस ली जब उसने अपने जिस्म को मुस्तहकम किया। फिर वो जंगली घोड़े से सही सलामत उतरा और उन दोनों के दरमियान मुकाबले का फैसला हो चुका था। मोलीहाई मुस्कुराया, 6 फिंगर डेमन सॉर्ड सिर्फ इतना ही है? बदसूरत आदमी की नज़र मोलीहाई से हटकर वैंगलिन पर पड़ी। उसने संजीदगी लहजे में कहा, तुम्हारा नाम क्या है फॉरेनर? वैंगलिन ने इस शख्स को देखा और कुछ नहीं बोला। बदसूरत आदमी ने तेवरी चढ़ाई। इस लम्हे उसके पास मौजूद पतले शख्स ने आहिस्ता से कहा, इसका नाम वैंगलिन है। मोलीहाई की आंखें तंग हो गई जब उसने वैंगलिन और पतले दिखने वाले आदमी को देखा। बदसूरत आदमी ने पूछा, ओ, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? पतले दिखने वाले आदमी ने वैंगलिन को देखा और आहिस्ता से कहा, ये मेरा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर है। बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई ब्रदर संताओ। लगता है तुम्हें अपने शदीद जख्म से ठीक होने के लिए कई सालों तक बंद दरवाजा कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा। वैंगलिन ने कहा। उसकी आवाज पुरसुकून थी, इसलिए ये जानना नामुमकिन था कि वो खुश था या गुस्से में। जिस लम्हे उसने संताओ को देखा, उसे एहसास हुआ कि संताओ जख्मी था और ये एक शदीद जख्म था जिसने संताओ की ओरिजिन सोल को भी मुतासिर किया था। अगरचे जख्म को जबरदस्ती दबा दिया गया था, लेकिन संताओ की कल्टीवेशन असेंडेंट के मिड स्टेज से गिरकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट स्टेज के उरूज पर आ गई थी। संताओ ने वैंगलिन को घूर से देखा और फिर उसके दिल में सदमा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। जब उसने पहली बार वैंगलिन को देखा तो उसने कुदरती तौर पर दरियाफ्त किया कि वैंगलिन की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज से 2 कदम छलांग लगाकर लास्ट स्टेज के उरूज पर पहुंच गई थी। संताओ ने आहिस्ता से कहा, जूनियर ब्रदर वैंग, लगता है तुम्हें कोई खुशकिस्मती इत्तेफाक मिला है, लेकिन तुम्हें स्काई डेमन सिटी में मोहतात रहना होगा, क्योंकि डालो स्वॉर्ड सेक्ट के लोग यहाँ हैं। मेरे जख्म उनकी वजह से है। उसकी आवाज में गुस्से की झलक थी। ये गुस्सा वैंगलिन पर नहीं, बल्कि डालो स्वॉर्ड सेक्ट पर था। वैंगलिन ने कुछ देर सोचा, फिर अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और पिल्स की एक बोतल निकाली। अगरचे इन पिल्स का वैंगलिन पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ये वैंगलिन की नेक नियति की नुमाइंदगी करती थी। उसने पिल्स संताओ की तरफ फेंकी और फिर बिना एक लफ्ज कहे अपने जंगली घोड़े पर आगे बढ़ गया। मोलीहाई ने उन दोनों को गहरी नजर से देखा, फिर अपने लोगों को बदसूरत आदमी के गिर्द से लेकर वैंगलिन तक पहुंच गया। बदसूरत आदमी ने सर्द मेहरी से मोलीहाई और कंपनी की पीठ को देखा और पूछा, ये शख्स कैसा है? सुनताओ ने पिल्स रख लीं, फिर उसने कुछ देर सोचा और कहा, अगर मैं जख्मी न होता तो मैं उसे मार सकता था। उसे कम मत समझो। इस मोलहाई के पास कुल 3 ताकतवर स्पेल्स हैं। पहला स्पेल 10 कोलैप्स फिस्ट इंटेंट है, दूसरा 100 वेव डीमन सी है और तीसरा स्पेल कुछ ऐसा है जो डीमन एम्परर ने खुद उसे सिखाया था, इसलिए ये बहुत ताकतवर है। बदसूरत आदमी ने आह भरी और कहा, अगर तुम जख्मी न होते तो मुझे इस मुकाबले को जीतने का 100% यकीन होता। सुनताओ ने कुछ देर सोचा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर मुझे साजो सामान मिल जाए तो मैं हेवनली क्लाउड पिल रिफाइन कर सकता हूँ, जो थोड़ी मुद्दत के लिए मेरी कल्टीवेशन को असेंडेंट के अर्ली स्टेज तक बहाल कर सकती है। बदसूरत आदमी ने सर हिलाया और कहा, साजो सामान की फिक्र मत करो, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें जमा करने के लिए भेज दिया है। फिर उसने मौजू बदला और पूछा, तुम्हारा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर कैसा है? सुनताओ ने पेचीदा नजर दिखाई, फिर आह भरी और कहा, ताकतवर, बहुत ताकतवर, यहाँ तक कि जब उसकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के उरूज पर नहीं थी और सिर्फ मिड स्टेज पर थी, तब भी उसे ना उकसाना बेहतर था। बदसूरत आदमी की आंखें तंग हो गईं। उसने सुनताओ के साथ लंबे अरसे तक वक्त गुजारा था और ये पहली बार था कि सुनताओ ने किसी के बारे में ऐसा तज्जिया दिया हो। फौजी सड़क पर मोलिहाई ने वैंगलिन को देखा और मुस्कुराया। पहले मदद करने के लिए शुक्रिया ब्रदर वैंग, वरना मेरा जंगली घोड़ा भी गोश्त और खून के ढेर में बदल जाता। वैंगलिन ने अपना सर हिलाया। ये तो एक छोटी सी बात है, ब्रदर मो को मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। मोलिहाई ने आहिस्ता से कहा, उस शख्स का नाम शी श्याओ है और उसकी स्पेल की ताकत 6 फिंगर डीमन स्वॉर्ड गैर मुतवक्को है। तुम्हारे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर की मदद के साथ वो इस बार मेरे अहम खतरों में से एक होगा। वो तेजी से फौजी सड़क पर आगे बढ़े और एक इंसेंस स्टिक के वक्त के बाद वो एक हवेली के सामने रुके। अगरचे ये जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ हर वो चीज थी जिसकी जरूरत थी, यहाँ तक कि जाली पहाड़ और पानी भी था। ये काफी नफीस था। वैंगलिन जाली पहाड़ के बिल्कुल सामने जनूबी इमारत में रह रहा था। मोलिहाई ने डीमन एम्परर से मिलने जाने से पहले 2 सार्जेंट्स को वैंगलिन के
कंट्रोल में दिया। उसने जाने से पहले वैंग लिन से बात की और उन्होंने वापस आने पर साथ पीने का वादा किया। वैंग लिन अपने कमरे में लोटस पोजीशन में बैठा था। मो लिहाई की मदद करने के अलावा दारुल हुकूमत के इस सफर के दौरान उसका दूसरा मकसद डीमन जनरल का ओहदा हासिल करना था। ये जगह स्काई डीमन कंट्री का दारुल हुकूमत थी, इसलिए यहाँ माहिर लोग बादलों की तरह आम थे। सिर्फ खुद को दूसरों में नुमाया करके ही उसके लिए डीमन जनरल का ओहदा हासिल करना बहुत आसान होगा। यहाँ तक कि सुन ताओ की मिड स्टेज असेंडेंट कल्टीवेशन को किसी ने जख्मी कर दिया और सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर धकेल दिया। उसने कहा कि ये दा लू स्वॉर्ड सेक्ट का कोई शख्स था। दा लू स्वॉर्ड सेक्ट के 10 से ज्यादा लोग दाखिल हुए हैं और जब तक कि कई लोगों ने मिलकर सुन ताओ पर हमला न किया हो, उसके इतना जख्मी होने का कोई तरीका नहीं है। काफी देर सोचने के बाद वैंग लिन ने एक गहरी सांस ली। उसने सुन ताओ को पिल्स देने की वजह अच्छी नियत का पैगाम भेजना था। अगरचे उनके यहाँ इख्तिलाफात थे, लेकिन वो आखिरकार एक ही सेक्ट से थे। दा लू स्वॉर्ड सेक्ट के खतरे का सामना करते हुए वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। काफी देर सोचने के बाद वैंग लिन ने अपनी आंखें बंद की और कल्टीवेशन शुरू कर दी। मो लिहाई शाम को वापस आया और उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। उसने वैंग लिन के साथ शराब पर बातचीत की और उन्होंने मुख्तलिफ स्पेल्स के बारे में बात की। मो लिहाई ने वैंग लिन को कई दूसरे डीमन जनरल्स के स्पेल्स के बारे में भी बताया। वक्त तेजी से गुजरता गया और पलक झपकने में वैंग लिन ने मो मैंशन में 4 दिन गुजार लिए। उसने तकरीबन अपना सारा वक्त डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी में तब्दील करने में सर्फ किया ताकि अपनी बुनियाद को और भी मुस्तहकम कर सके। वैंग लिन ने नहीं पूछा कि डीमन जनरल्स के दरमियान जंग कब शुरू होगी। वो समझता था कि जब उसकी जरूरत होगी मो लिहाई उसे बुला लेगा, इसलिए वैंग लिन को कोई जल्दी नहीं थी और कल्टीवेशन के अलावा उसने सोचने में भी काफी वक्त गुजारा। वो जिस चीज के बारे में सोच रहा था वो सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट थी। एंशिएंट डीमन सिटी में कत्लो गारत के बाद वैंग लिन की सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट की समझ और भी गहरी हो गई थी। वैंग लिन ने सोल रिफाइनिंग ट्राइब में भी 3 महीने इसी तरह गुजारे थे। जब वो कल्टीवेशन नहीं कर रहा होता तो वो बाकी वक्त सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट के बारे में सोचता था। उसके लिए जगह की तब्दीली उसकी जहनियत पर बिल्कुल असरअंदाज नहीं होती। वैंग लिन की पुरसुकूनियत ने उसे दिए गए 2 सार्जेंट्स की तवज्जो खींच ली और वो आहिस्ता आहिस्ता वैंग लिन की तारीफ करने लगे। उनकी नजर में वैंग लिन की कल्टीवेशन लेवल वाले शख्स का इतनी मेहनत से कल्टीवेशन जारी रखना, वो यकीनन मुस्तकबिल में एक डीमन जनरल बनेगा। मो लिहाई इस अरसे के दौरान इंतहाई मसरूफ था। वो तकरीबन रोजाना जल्दी निकलता और देर से वापस आता। वो मुख्तलिफ कमांडर इन चीफ्स और वाइस कमांडर इन चीफ्स, साथ ही दोस्त डीमन जनरल से मिलने जाता ताकि मालूमात का तबादला कर सके। वो महसूस कर सकता था कि पूरा स्काई डीमन सिटी बारूद के ढेर की तरह था जो डीमन जनरल्स के दरमियान मुकाबला शुरू होते ही फट जाएगा। वैंग लिन खामोशी से 4 दिन तक मो मैंशन में रहा और उसके बाद उसने कल्टीवेशन बंद कर दी। वो सहन में बैठा और उसके हाथ तेजी से हरकत करते, सील्स बनाते। हर सील में सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट की ताकत शामिल थी। वैंग लिन वहाँ 7 दिन तक बैठा रहा। शुरू में 2 सार्जेंट्स ने फासले से वैंग लिन को पुरसुकून तरीके से देखा, लेकिन जल्द ही दोनों को अपने दिलों के अंदर से एक ताकतवर किलिंग इंटेंट का पागलपन महसूस हुआ। उनके दिल शिद्दत से लर्जे और उनकी आंखें खूनालूद हो गईं, जो ताकतवर किलिंग इंटेंट जाहिर कर रही थीं। उनका होश पहले ही जा चुका था। ठीक उसी वक्त जब ये किलिंग इंटेंट अपनी हद तक पहुंचा और वो फटने वाले थे, तभी वैंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें वजाहत से भरी हुई थीं। जब उन दोनों ने वैंग लिन की आंखें देखी तो ऐसा लगा जैसे उनके सरों पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो और वो फौरन होश में आ गए। हालांकि वो होश में आ गए, लेकिन उनके जिस्मों के अंदर मौजूद कल्टीवेशन की बड़ी मिकदार गायब हो गई। वो दोनों खौफ से भर गए और दोबारा कभी वैंग लिन को कल्टीवेशन करते हुए देखने की जुर्रत नहीं की। सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट लाइफ सील्स बनाने के लिए कत्ल का रास्ता अपनाता है। जो जिंदगी मैंने ली है उसकी मिकदार कम नहीं है, लेकिन मेरे पास इस स्लैटर ऑरा की ज्यादा मिकदार क्यों नहीं है? इसकी जरूर कोई वजह होगी, वैंग लिन ने सोचा जब उसने एहतियात से हर उस वक्त को याद किया जब उसने सेलेस्टियल स्लैटर आर्ट को कामयाबी से इस्तेमाल किया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।